हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि अपने लोग अभी तक एवरेज को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपके लिए 8 पार्ट पढ़ाए हैं एवरेज के, तो आपने उसको अच्छे से देखा है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जितने लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि औसत को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और मैंने जो आपके लिए कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपके लिए कैसे लगे ये भी आपको ही पता होगा कि किस तरीके से हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर करना है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए जो भी पढ़ाऊँ वो बहुत बेहतर हो, अच्छा हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। क्योंकि हमारे लिए देखिए, किसी भी चैप्टर के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो हमारा पैटर्न है, सबसे ज़रूरी है कि हमें उस क्वेश्चन का पैटर्न पता होना। पढ़ने के लिए देखो, आप बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। अपना अपना वे है पढ़ाने का और अपना अपना जो वे है वो है समझने का। तो कौन किससे पढ़ रहा है, कौन किससे कैसे समझ रहा है, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में बेहतर करने की कोशिश करता है। पढ़ाने वाला वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। अब रही बात समझने वाले की कि समझने वाला उसको किस तरीके से समझता है, तो मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ और उनको अच्छे से आपके लिए समझाऊं। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, इस समय तो खैर कोविड चल रहा है, इस समय तो सभी के लिए एक जैसी ही दशा चल रही है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। सबकी पढ़ाई या लिखाई जैसी भी चल रही है वो घर ही पे चल रही है। जो जितना इस समय सतर्क होकर अपने आप को लगा के रखेगा वही कुछ करेगा। आगे सबके लिए जैसा भी होगा वो आने वाले समय बताएगा ही। तो अभी का जो समय है वो हमारे लिए बहुत ही सही तरीके से व्यतीत करना है और अपने आप को इंगेज रखना है पढ़ाई में। अगर क्योंकि आप लोगों के पास काम क्या है, पढ़ाई के अलावा नहीं है ना कुछ, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। इस समय हर व्यक्ति का जो हाल है वो एक जैसा है। अभी आप किसी को नहीं देख पा रहे हो कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है, कौन कम पढ़ रहा है। अभी किसी से किसी को कंपटीशन नहीं है। अभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, दूसरों से बेहतर कर सकते हो। कोशिश करो ये जो समय है इसका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से कर लें। मैथ में अगर आप कमज़ोर हो, मैथ्स आपके लिए डराती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डर है आपका वो निकालो, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, तौर तरीके देखो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस पे काम करना है। मैं आपके साथ हूँ, आप किसी से भी मैच कर लेना, किसी से भी। देखो, एक कहावत सुनी होगी आपने कि जब खुदा हुस्न देता तो नजाकत आई जाती है। तो कहने का मतलब ये है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं, सब इंसान हैं, कोई पेट से कुछ नहीं सीख के आता। आप चाहोगे तो आप भी यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने सिलेक्शन भी दिलाया है। वो लोग देखते होंगे, कमेंट बॉक्स में भी कभी कमेंट करेंगे तो आप वो भी देख लोगे। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने कराया है और एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा खासा है पढ़ाने का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पढ़ने और पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत तादाद में है। बस ये है कि कौन कैसे हमारे लिए क्या दे रहा है, हमें बस वो देखना है। कुछ लोगों के लिए मतलब कुछ लोग उस लायक है नहीं, फिर भी उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो हाईलाइट हो गए हैं और वो उसी चीज़ का खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सब जगह सब लोग अपनी जगह बेहतर हैं। बस हमारे लिए ये देखना है कि हम यहाँ पे आपके लिए जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं वो आपके भले के लिए लेके आ रहे हैं। तो बस आपका हमें साथ चाहिए, उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी अपने लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसका भी यूज बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर है और यहाँ से भी अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चंस
पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोशिश ये कर रहा हूँ, अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपके लिए पहले, क्योंकि हर एग्जाम में बैठने से पहले आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है तैयारी का वो पता होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है कि वो किसी न किसी परीक्षा में उसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो मैं हर परीक्षा को टारगेट करके आपके सामने प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। मेरी कोशिश अभी यह है कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं अलग अलग परीक्षाओं में जो भी पूछे गए हैं, मैं वो सारे के सारे आपको कराऊंगा। तो मेरा काम ये है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, पैटर्न बता दूं, उस प्रकार फिर अपने लोग आगे क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, नाम भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज आप सुन लोगे। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है, जीसीडी भी बोलते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप शिद्दत से सही तरीके से देखोगे तो इस चैप्टर की जो नस है वो आपको आज पकड़ में आ जाएगी कि हमको एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे पढ़ना चाहिए, और इस पर जो डिपेंड है क्वेश्चन, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपके लिए आज यहां सिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिकली है क्या, ये क्या है, हमें यहां पे समझना है। तो देखिए, यहां से अपने लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम की एंड एचसीएफ या जीसीडी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे इसकी जो मैं फुल फॉर्म की बात कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाऊंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन, एम का मतलब है मल्टीपल। ठीक है, तो यहां से इसका जो लीस्ट को हम बोलें न्यूनतम या सबसे कम, सबसे छोटा, न्यूनतम या सबसे छोटा, यहां से या सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। उभयनिष्ठ का जो मतलब होता है वो, सॉरी, कॉमन का जो मतलब होता है वो होता है उभयनिष्ठ। अभी मैं क्लियर करूंगा कि ये उभयनिष्ठ होता क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और मल्टीपल का जो मतलब है, मल्टीपल का जो मतलब है वो है गुणज, गुणज। यहां से आपको देखना यह है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ का जो मतलब होता है वो होता है कि जो चीज दोनों में हो या चारों में हो या पांचों में हो या 6 में हो या सबके पास हो, उसे बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन या उभयनिष्ठ। जैसे एक मार्कर आपके पास है, एक मार्कर मेरे पास है, तो दोनों के पास मार्कर हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो यहां पे ये स्थिति आपको समझनी है। यहां से मैंने ये बता दिया आपको कि इसका ये है। और अगर इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही यहां ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हम अभी डिवाइजर या फैक्टर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। आपको यहां पे ये देखना है, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम या उच्चतम, अधिकतम या अधिकतम, इसका मतलब है अधिकतम। उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और इसका मतलब है गुणनखंड, गुणनखंड। अब यहां से हमारे लिए ये चीज समझ में आनी है कि इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अब यहां पे आपको ये देखना है, ध्यान से समझना है कि एक तरफ है लीस्ट और एक तरफ है हाईएस्ट। एक तरफ यहां तो कॉमन, तो दोनों में कॉमन हो गया, एक तरफ है मल्टीपल, एक तरफ है फैक्टर। मल्टीपल का मतलब है गुणज, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम और लीस्ट का मतलब है न्यूनतम या सबसे छोटा। अब ये चीज है क्या, ये चीज है क्या?
सबसे पहले देखो, जब तक हमारे लिए इनके शब्दों का मतलब पता नहीं होगा, देखो शब्दों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों से ही आदमी महान बनता, ये ध्यान रखना। जिस व्यक्ति ने शब्दों का मतलब सही से समझ लिया, समझ लीजिए वही है जो आगे बढ़ेगा। शब्द ही है, उसका अर्थ या अनर्थ जो भी करना है वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखे हैं, इनका जब तक आपको अंतर पता नहीं होगा तब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे। आप क्या कर रहे हो, जैसे बचपन से आप इस एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपने किस तरीके से किया ये आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आप इसका नाम पहली बार सुन रहे हो, आपके सामने ये चीज़ पहली बार आ रही है, ऐसा तो है नहीं। आपने बचपन से इन चीज़ों को पढ़ा है और क्वेश्चंस भी लगाए हैं, लेकिन किस तरीके से लगाए हैं, कैसे लगाए, ये आपको अच्छे से पता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज के बाद आपको इस चैप्टर के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, टाइप वाइज करेंगे, वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। देखना आपने कितने अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करेंगे, ये भी चीज़ आपके लिए देखेंगे, ठीक है। तो जब तक आप शब्दों का मतलब नहीं समझोगे तब तक दिक्कत रहेगी। तो अभी आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं आपके लिए, एक तो आपको दिख रहा है मल्टीपल और एक दिख रहा है आपके लिए फैक्टर। एक आपके लिए दिख रहा है फैक्टर, मल्टीपल, और दूसरा दिख रहा है आपको फैक्टर। सबसे पहले आपको इन दोनों का अंतर समझ में आना है। जब तक आप इन दोनों का अंतर नहीं समझोगे तब तक आप ना एलसीएफ को सही से पढ़ पाओगे ना एचसीएफ को सही से पढ़ पाओगे। तो चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखो पहाड़े सबको याद होंगे, टेबल सबको याद होंगे। तो हमारे लिए करना क्या है, गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है, ये चीज हमारे लिए समझनी है। कि यहां से अगर मैं देखूं तो हमारे लिए मल्टीपल का मतलब और हमारे लिए फैक्टर का मतलब समझना है। हमारे लिए मल्टीपल का और फैक्टर का मतलब सही से समझना है। तो क्या है ये चीज देखेंगे। देखो जैसे मैं 2 के पहाड़े की बात करूं, 2 में 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐसी 12 आ रहा है, ऐसी 14 आ रहा है, ऐसी कहां तक आएगा? क्या 2 ढाई 20 तक आएगा? नहीं, ये कहां तक आएगा कोई नहीं कह सकता। 2, 4, 6, 8, 10। तो आप बताओ क्या 4 के अंदर 2 नहीं है? भैया है, 2 गुणा 2। क्या 6 के अंदर नहीं है? 2 गुणा 3। क्या 8 के अंदर नहीं है? 2 गुणा 4। क्या 10 के अंदर नहीं है? 2 गुणा 5। तो ये क्या है? मल्टीपल तो है, ये पहला मल्टीपल है। 2 गुणा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब किसी भी संख्या में अगर 2 उपस्थित है, गुणनखंड करने पे अगर 2 उपस्थित है तो वो संख्या 2 का क्या होगी? गुणज होगी। तो 2 का जो पहाड़ा हम 2 ढाई 20 तक पढ़ रहे हैं, तो ये 20 क्या है? 2 का गुणज है। 2 का क्या है? गुणज है। आगे 22, 24, 26, 28, 30, 32 कहां तक जाएगा नहीं पता है। तो जो मल्टीपल है, जो गुणज है वो क्या है? जैसे जो पहाड़े में आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? गुणज हैं। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? जैसे मैंने कहा कि 10 है, 10 2 से पूरा कटेगा क्योंकि 10 के अंदर 2 उपस्थित है, इसीलिए 2 क्या है? 10 का गुणनखंड है। 2 क्या है? 10 का गुणनखंड है। अब यहां पे कंडीशन ये है कि किसी भी संख्या के, देखो ध्यान से सुनना, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं कि 2 के मल्टीपल की बात करूं तो 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, कहां तक होगा नहीं पता। लेकिन अगर 2 के गुणनखंडों की बात करूंगा तो एक होगा। प्रत्येक संख्या का 1 एक गुणनखंड होता है, ये बात आप गांठ बांध लो। प्रत्येक संख्या का 1 एक गुणनखंड होता है और स्वयं संख्या भी अपने आप का गुणनखंड
होती है, ये ध्यान रखना। तो दो ही गुणनखंड आया, एक 1 और दूसरा 2। तो यहां पे गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। लेकिन जो गुणज हैं, जो मल्टीपल्स हैं, उनकी संख्या अनिश्चित है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब आप खुद सोचो, इनकी संख्या क्या हो गई? असंख्य हो गई? नहीं हो गई। इनकी संख्या क्या होगी? असंख्य हो गई, इन्हें गिन नहीं सकते, मतलब गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। इनकी संख्या क्या होगी? निश्चित हो गई। निश्चित होगी मतलब गिन सकते हैं। गिन सकते हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? मतलब जो गुणज है किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर हो, उसके जो गुणज होते हैं वो असंख्य होते हैं, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। लेकिन यहां पे इनकी संख्या निश्चित होती है, इनको हम गिन सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मैंने आपसे कहा, यहां से जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 है, 6 के मुझे मल्टीपल बताओ, तो 6 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 24 भी होगा, 30 भी होगा, ऐसे होते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। लेकिन अगर 6 के गुणनखंडों की बात करोगे तो 1 होगा और 6 स्वयं होगा, फिर 2 काटेगा इसके लिए और 3 भी काटेगा, तो ये इसके केवल और केवल 4 ही तो आपके गुणनखंड हैं। मतलब समझ लो, ऐसे उल्टा समझ लो, जो संख्या किसी अन्य संख्या को पूरा पूरा काटे वो संख्या का गुणनखंड, और जो कटे वो संख्या का गुणज। दैट्स क्लियर? क्या समझे? जैसे यहां पे 6 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 स्वयं भी काटेगा, तो ये सब क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। और अगर 6 के मैं गुणज की बात करूं तो 6 होगा, 12 होगा, क्यों? क्योंकि 6 6 से कटेगा, 12 12 से कट जाएगा, मतलब 12 भी 6 से कटेगा, 18 भी 6 से कटेगा, 24 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, एंड सो ऑन। कहां तक कटेगा? बहुत सारे नंबर्स हैं जो 6 से कटेंगे, असंख्य नंबर हैं, अनगिनत नंबर हैं जो 6 से कटेंगे, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? गुणज होंगे। लेकिन 6 के गुणनखंडों की अगर कोई बात करेगा तो 6 के गुणनखंड केवल और केवल कितने होंगे? 4, 1 2 3 और स्वयं 6। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपके लिए मल्टीपल और फैक्टर का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, तो जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं समझोगे तब तक आपको हर चैप्टर के अंदर दिक्कत होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही हैं, एक 1 और वो स्वयं संख्या। ये बात आपको समझनी है। आप गुणनखंडों की संख्या को गिन सकते हो, लेकिन गुणजों की संख्या को गिन नहीं सकते हो। अब आ जाओ दूसरे शब्द पे। देखो यहां लगा है लीस्ट और यहां लगा है हाईएस्ट। अब यहां पे लीस्ट क्या लगा है? किसी भी संख्या के गुणज जो है वो अनगिनत है, अनगिनत है। गुणज क्या है? अनगिनत है। तो आप बताओ, यहां पे अगर वो कह देता, यहां पे ये लिख देता हाईएस्ट, वो ऐसे करके लिख देता, मतलब ऐसे लिख देता HCM, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर पाता? उसकी जिंदगी निकल जाती, कई जन्म निकल जाते, लेकिन वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं खोज पाता। इसीलिए यहां पे क्या ज्ञात किया गया है? लीस्ट। क्या बोला गया है? लीस्ट। क्यों? सबसे छोटा, सबसे छोटा, हाईएस्ट नहीं। और यहां पे हाईएस्ट क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहां पे संख्या क्या है? निश्चित है, हम बड़ा वाला खोज सकते हैं, इसीलिए यहां पे क्या शब्द है? अधिकतम, हाईएस्ट। बात आ गई समझ में? क्योंकि यहां पे क्या है? इनकी संख्या निश्चित है और इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए यहां पे हमें न्यूनतम पूछा जाता है पेपर के अंदर, और यहां हमसे हाईएस्ट पूछा जाता है, क्योंकि हम इधर का हाईएस्ट निकाल सकते हैं और इधर का न्यूनतम। अब यहां पे क्या पूछता? अगर वो ये पूछ लेता, इसमें पूछ लेता न्यूनतम, भैया यहां कर देता LCF। तो LCF का मतलब क्या है? कॉमन। तो LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता? सबका 1 आता। तो सबका LCF क्या हो जाता? LCF क्या हो जाता? 1 हो जाता सबका। तो ये मजाक नहीं होती, मजाक होती नहीं होती। इसीलिए यहां पे हाईएस्ट पूछा है और यहां पे लीस्ट पूछा है। तो अगर यहां पे हाईएस्ट की जगह लीस्ट पूछता ना, तो सबका आंसर क्या आता?
चाहे कितने भी नंबर होते, उन सब में कॉमन फैक्टर क्या होता? अभी मैंने बताया 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है जो कि सबसे छोटा होता है। ये ध्यान रखना, 1 सबसे क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पूछा जाएगा एचसीएफ और यहां पूछा जाएगा एलसीएम। बात आ रही समझ में? चलिए और इसको सही तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं दोनों की बातें, अभी मैंने आपको 2 शब्द समझाए, एक लीस्ट और इधर मल्टीपल, इधर हाईएस्ट और इधर फैक्टर। अब बात आती है कॉमन की। तो देखो, जैसे मैंने कहा आपका 2, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16, 20 नहीं 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है। ये सारे के सारे क्या है बताओ? ये सारे के सारे क्या है? अभी बताया, क्लियर किया। ये सारे के सारे क्या है? 2 के क्या है? गुणज है। 2 के क्या है? ये मल्टीपल है। और मल्टीपल क्या होते हैं? अनंत होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, असंख्य होते हैं। बात आ रही समझ में? अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स क्या लिखे हैं? 4 के गुणज। ये क्या लिखे हैं? 2 के गुणज। अब बात यहां पे ये आती है कि एलसीएम पे बात कर रहा हूं मैं, अभी एलसीएम निकालना है। अगर यहां पे वही बात आ गई, अगर यहां पे हाईएस्ट होता तो पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति क्या 2 और 4 का एचसीएम निकाल पाता? नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला मल्टीपल कौन सा कॉमन होगा, बड़ा दोनों में ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो कॉमन होगा, वो किसी को नहीं पता है। क्योंकि ये तो कहानी रुकी नहीं रही है, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है। तो ऐसे नहीं निकालेगा, ये चीज पूछेगा ही नहीं। जिसका कोई सिरा ही नहीं है, आप बताओ वो चीज क्या कोई पूछ पाएगा आपसे? जैसे मुझे ही कोई चीज नहीं पता, मैं आपसे वो चीज क्यों पूछूंगा? तो यही चीज है, एग्जाम में वही चीज आएगी जिसका कोई एक नियमित पैटर्न होगा, एक लॉजिक होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा, तभी वो चीज एग्जाम में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो आपको यहां से क्या पूछा गया है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल तो ये बहुत सारे हैं, है ना? बहुत सारे हैं, बहुत सारे मल्टीपल है। देखो इधर भी बहुत सारे मल्टीपल हैं, इधर भी बहुत सारे मल्टीपल हैं। इनमें क्या चाहिए आपको? कॉमन चाहिए। और कैसा चाहिए? लीस्ट चाहिए। तो आप खुद सोचो, ये लीस्ट शब्द किसके लिए यूज किया है मैंने? लीस्ट शब्द किसके लिए आया है? ये लीस्ट आया है मल्टीपल के लिए। ये किसके लिए आया है? मल्टीपल के लिए। कि मल्टीपल कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। सबसे छोटा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अगर मैं 2 नंबर का या 4 नंबर का या 6 नंबर का या 8 नंबर का मैं कह रहा हूं कि मुझे एलसीएम चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो वो गुणज सबके पास होना चाहिए और सब में सबसे छोटा होना चाहिए। यही बात तो क्लियर है। तो अब आपको खोजना ये है, देखो ध्यान से सुनना, यहां पे कितने सारे कॉमन है। देखो 4 है इधर भी, 4 है इधर भी, 8 है इधर भी, 8 है इधर भी, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, 16 इधर भी है, 16 इधर भी है, 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 24 इधर भी है, 24 इधर भी है, 28 इधर भी है, 28 इधर भी है, 32 इधर भी है, 32 इधर भी है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होंगे जो कॉमन होंगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी खोजते खोजते, नहीं मिलेंगे। अब यहां तो बहुत सारे कॉमन हो गए 2 ही नंबर में, 2 और 4 में बहुत सारे मल्टीपल है जो कॉमन है। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें यह देखना है कि इन बहुत सारे मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है। तो आप खुद सोचो, सबसे छोटा तो 4 ही होगा। 4 तो 4 और 2 का, 2 और 4 का अगर मुझसे एलसीएम पूछ रहा है कोई, तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो हमें यहां से इस पूरे शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चंस के अंदर इन चीजों को लगा पाएंगे। बात आ गई समझ में? अगर मैं यहीं पे ये कहता कि इन दोनों का मुझे क्या निकालो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएम निकालो, तो आप कहते 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 होगा और 2 होगा। 4 के क्या होंगे?
1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो अब आपसे कोई यहाँ ये कह देता, हाईएस्ट ना लगा के ये कह देता लीस्ट बताओ, तो भैया लीस्ट कौन सा आता है, देखो दोनों में कौन सा कॉमन है, 1। तो यहां पे लीस्ट नहीं पूछेगा, यहां पूछेगा हाईएस्ट। तो इस हाईएस्ट जो है वो किसके लिए आया है, फैक्टर के लिए आया है। हाईएस्ट किसके लिए आया है, फैक्टर के लिए यूज हुआ है। ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ा फैक्टर हमको ज्ञात करना है, और वो भी कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हमें ये नहीं ज्ञात करना है, हमें सबसे बड़ा। तो 1 को छोड़कर अदर देखो, दोनों में कौन कॉमन है, 2 ही है एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा है और कॉमन है, मतलब दोनों जगह है और बड़ा भी है। तो इसीलिए यहां पे अगर एचसीएफ की मैं बात करूंगा 2 और 4 के, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो याद रखना कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है, ये बात आपके लिए कुछ हद तक समझ में आई होगी कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस किस तरीके से हम बनाते हैं, इनके शब्दों का अर्थ जो है वो क्या है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे लेके चलते हैं इस चीज को। तो उम्मीद करता हूं जितना मैंने अभी पढ़ाया ये आपके लिए समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग यहां से सिस्टमैटिक ढंग से एलसीएम को सीखेंगे पहले कि एलसीएम हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये बात अपने लोग यहां पे सीखने वाले हैं। आपको एलसीएम पढ़ के बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ये देखना आप। तो एलसीएम की अभी मैंने आपके लिए फुल फॉर्म बताई है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें पूरी कहानी अब यहीं से लेके चलनी है, लीस्ट न्यूनतम, कॉमन उभयनिष्ठ, मल्टीपल गुणज। मैंने अभी मल्टीपल का भी आपके लिए मतलब बता दिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल को समझते हैं, वो आपके लिए मैंने समझा दिया। अब बात आती है कि पूरा होल मतलब इसका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरीके से ज्ञात करते, ये भी मैंने अभी बताया। देखो आप मुझे यहाँ से निकाल के बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 12 और 16, अभी मैं 2 नंबर लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना बहुत ही प्यार से। ये 2 संख्याएं हैं 12 और 16। मुझे आपसे यहाँ पे इनका एलसीएम चाहिए। हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा आप। अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी केवल और केवल इस लेक्चर को आपको सही से एंजॉय करना है। अगर ये लेक्चर आपने सही से नहीं देखा तो जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इस लेक्चर को बहुत ही सही तरीके से आपको समझना है और ध्यान इधर ही लगाना है जहाँ मैं समझा रहा हूँ। तो 12 और 16 का मुझे एलसीएम चाहिए। बचपन वाले तरीके आपके होंगे आपके पास, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपके लिए याद दिला रहा हूं कैसे करते थे आप। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक आपका डिवीजन मेथड होता है एलसीएम निकालने का। क्या मेथड होते हैं ये दोनों, देखो मैं बता रहा हूं आपके लिए। आप लिखोगे 12 और 12 के फैक्टर करोगे, तो 12 के फैक्टर लिखोगे आप ऐसे करते हो 2 गुणा 2 गुणा 3, याद आता होगा आपके लिए तरीका। फिर आपने करा होगा 16 का निकालोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, ये हो गए इनके फैक्टर। अब आप क्या करोगे, कॉमन खोजोगे। देखो इसमें क्या है, ये भी कॉमन है, इसमें क्या है, ये भी कॉमन है। तो 2 एक बार आया, ये वाला 2 एक बार आया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी निकाले जाएंगे। यहाँ 3, यहाँ बचा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 3 12, दूनी 24 3 24, दूनी 48। तो ये क्या है, आपका एलसीएम आया। एक मेथड आपका ये है बचपन वाला, 12 और 16 का निकालेंगे, और ये मेथड सभी का बहुत ही प्यारा मेथड है और इसी चीज को लोग इस्तेमाल करते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो आप कैसे कर रहे हो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, अपनी टेक्निक बताऊंगा कि एलसीएम निकालना कितना आसान है अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है तो।
तो पहले आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं जो आपको आता है वो। तो आप कैसे निकालोगे, यहां काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर करोगे 2 तियां 6, 2 चौक 8, फिर आप कर रहे हो 2 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा, फिर आप काटोगे 2 से, फिर ये देखो। तो जो चीज़ यहाँ आई वही चीज़ यहाँ आई। तो आपने क्या करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। तो इस तरीके से भी आपने एलसीएम को निकाल लिया। अब ये दोनों ही तरीके आउटडेटेड हो चुके हैं, ना तो आपको ये करना है और ना ही आपको ये करना है। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और करना चाह रहे हो, तो आपको ये तरीके छोड़ने पड़ेंगे, तभी कुछ होगा। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी 1% की दिक्कत नहीं होगी अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उस तरीके से आप चीजों को पढ़ोगे तो आप देखना कि एलसीएम एंड एचसीएफ कितना आसान बना दूंगा मैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा, ये मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूंगा। अभी आप बस शांतिपूर्वक इस चीज को देखते रहिए सही तरीके से। तो ये तरीके तो आउटडेटेड हो गए, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो इस लेक्चर में मैं केवल आपके लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने के लिए आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए 12 और 16 दो नंबर हैं और मुझे इनका एलसीएम चाहिए, तो मैं 12 और 16 का एलसीएम किस तरीके से निकालूंगा ये चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो देखो ध्यान से, पहाड़े सबको आते होंगे, ये उम्मीद है, थोड़े बहुत पहाड़े आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पेशेंस रखना है, काटना पीटना भाग करना आपको अच्छे से पता है, भाग करना आती होगी, गुणा करनी आती होगी, जोड़ना घटाना आता होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ेगी, ये मजबूरी है आपकी। नहीं सीखोगे दिक्कत हो जाएगी, फिर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए, उसके साथ साथ आपकी जो कैलकुलेशन स्किल है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप कैलकुलेशन पे भी आपको अच्छे से वर्क करना है, और वो वर्क कब कर पाओगे, जब आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे। तो आपने भाग तो दिया ही होगा अच्छे से। अब देखो यहां से 12 है और 16 है, आपको जो भी नंबर दिए गए हैं, जिनका भी आपसे एलसीएम पूछा है, अचानक जैसे मैंने ही आपसे कह दिया कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ और क्विक आंसर चाहिए मुझे, एकदम तुरंत चाहिए, तो कैसे करोगे आप? क्या अभी जो तरीके बताए उनसे करोगे? तो फिर फायदा ही क्या है? तो आप भीड़ में फंसे हुए हो। जैसा भीड़ कर रही है वैसा ही आप काम कर रहे हो। आपको तो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है ना, तो आपको काम भी वैसा ही करना होगा। तो यहां पे करना क्या है, 12 और 16 जैसे ही आपको दोनों नंबर दिखे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 12 और 16 के अंदर कॉमन क्या है। क्योंकि अभी मैंने बताया क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भैया कॉमन चाहिए मुझे, कॉमन जो दोनों के पास हो, जो तीनों के पास हो, जो चारों के पास हो, सबसे पहले उसको निकाल लो बाहर। सबसे पहले क्या करो, उसको बाहर निकाल लो। तो 12 और 16 के अंदर मुझे तो दिख रहा है 4 कॉमन है। 4 दिखा। अब 4 दिखने के बाद 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 निकालने के बाद यहां 3 बचेगा, यहां 4 निकालने के बाद 4 बचेगा। अब आप खुद सोचो, 3 और 4 नंबर ये नहीं रहे, अब नंबर रह गए 3 और 4। 3 और 4 का अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो क्या होगा, क्या निकालेंगे? अब यहां पे थोड़ा सा रुकना है आपको। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 7 का मुझे एलसीएम बताओ, 5 और 7 का मुझे एलसीएम बताओ। 5 और 7 में 1 को छोड़कर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और 1 की गुणा किसी भी नंबर में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप खुद सोचो 5 कैसा नंबर है, प्राइम अभाज्य संख्याएं। नहीं देखा है आपने तो मेरा लेक्चर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन में यहां पे बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सारा कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे 5 कैसा है, 5 कैसा नंबर है, अभाज्य। 7 कैसा है, अभाज्य। तो 2 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं, या 10 अभाज्य संख्याएं, या 100 अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनकी मल्टीप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है सिवाय 1 को छोड़कर। और ऐसा जोड़ा, अगर मान लो 2 संख्याएं हैं, उन दोनों में कोई भी नंबर 1 को छोड़कर कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य कहलाते हैं। ऐसी संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनकी गुणा ही होता है। जैसे अगर मैं कहूं 12
और 7 का एलसीएम निकालो, तो 12 और 7 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 12 और 7 का जो एलसीएम होगा ना वो इनका गुणा ही होगा। ये ध्यान रखना, ये इनका क्या होगा, गुणा ही इनका एलसीएम होगा। तो आप खुद सोचो 3 और 4 में कुछ कॉमन है? नहीं। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो इनकी प्रोडक्ट होगा, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, तो यहां पे 12 आएगा, तो 12 चौक 48, सीधे सीधे आ गया, नहीं आ गया? आप 5 सेकंड भी नहीं लगाओगे और अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। तो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपके लिए ये चीज स्ट्रांग बनेगी। और देखते हैं, चलिए देखिए, अभी दो ही नंबर को लेके चल रहे हैं। अभी आपको तुरंत क्विक इनके आंसर्स करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, केवल अभी मैं 2 नंबर को लेकर चल रहा हूँ जिससे आपको सही से चीज़ें समझ में आ जाए कि एलसीएम हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। देखिए 12 और 18 का कोई भी आपसे एलसीएम पूछ रहा तो आप क्विक आंसर कैसे करोगे ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो 12 और 18 के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है? 6। जैसे ही आप 6 कॉमन निकालोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो इनका एलसीएम ही, मतलब इनकी गुणा ही इनका एलसीएम होगा। तो 2 गुणा 3 मतलब 6। अब 6 गुणा 6 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, तो यहाँ से सीधे सीधे आ गया आपका ये 2 आ गया, 18 दूनी 36 और 12 तियाँ 36, तो 6 छंग 36। कितना आ गया आपका आंसर? 36। 15 और 25 का अगर मैं देखूँ तो 15 और 25 में क्या कॉमन है? 5। तो 5 निकाला आपने, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5, और 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो सीधे सीधे यहाँ मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75, तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 75। ऐसे ही आप 24 और 36 में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपके लिए। यहाँ से आप कहोगे 6 कॉमन दिख रहा है, 6 निकालो तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपके लिए? मतलब 12, डायरेक्ट 12 दिख रहा है ना कॉमन, आपको डायरेक्ट 12 दिख रहा है, तो 12 निकाल लो आप। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं, 2 तियाँ 6। अब देखोगे तो 12 छंग 72, ये आपका आ गया आंसर सीधे सीधे। अब यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट 30 और 48 में क्या कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखो, 30 और 48 में क्या कॉमन है? 6। तो 6 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8। 5 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 8 का एलसीएम जो होगा वो इनकी मल्टीप्लाई होगा। 5 8 40, 40 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 मतलब 240, ये आपका एलसीएम आ गया। 48 और 60 में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 12, 12 निकालो डायरेक्ट, 12, 12 चौक 12 पंजे। 5 और 4 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं, तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम होगा, तो 4 पंजे 20, तो 12 दूनी 24, 240। 32 और 64 में क्या कॉमन है? 32 और 64 में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 8 कॉमन है, 8 चौक और 8 नहीं, यहाँ से सीधे सीधे 16 कॉमन है, 16 निकाल लो आप, बड़े से बड़ा सोचा करो, 16, तो 16 कॉमन निकाला आपने, 16 दूनी 16 चौका। तो यहां से देखोगे 2 और 4 में क्या कॉमन है? 2 और निकाल लिया, तो बच्चा यहां पे केवल 2, तो 2 और ले लो आप यहां से, तो 16 दूनी 32 दूनी 64, सीधे सीधे एलसीएम आ गया 64। यहां देखो 27 और 36 में क्या कॉमन है? 27 और 36 में 9 कॉमन है, तो यहां से 3 बचेगा, यहां से 4 बचेगा। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 और चौक 12, तो 12 निम्मा 108, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 108। 44 और 66 में क्या कॉमन है? 11, तो 11 ले लो, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 6।
4 और 6 में क्या कॉमन है? 2, 2 निकाल लो, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, जो भी कॉमन है। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं, 2 3 6, तो आपका यहां से आ गया 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, वो आप अपने आप निकालना, देखना बना के कि किस तरीके से एलसीएम आता है। तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में मैंने आपके लिए केवल अभी बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ते हैं, उनका डिफरेंस क्या है, उनके शब्दों का अर्थ क्या है, एलसीएम को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए बताऊंगा कि एलसीएम के क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं और उन पर आधारित जो चीजें हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो पैटर्न हैं, वो किस तरीके से हमको पढ़ने चाहिए। तो आज का सेशन अपने लोग यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।